आरबीआई ने अगस्त 2026 की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट थी उसमें रेपो रेट को फिर से 5.25% पे अनचेंज रखा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का डेंजर खत्म हो गया? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आरबीआई ने ग्रोथ फोरकास्ट भी बढ़ा दिया है, इन्फ्लेशन फोरकास्ट कम किया है, लेकिन साथ ही में फूड प्राइसेस है ना, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी को लेकर वार्निंग भी दी है। तो आरबीआई ने कहा सतर्क रहना है। तो आखिर आरबीआई ऑप्टिमिस्टिक है या कॉशियस, ये बड़ा सवाल है इस वीडियो में। आज हम अगस्त 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट कल सुबह अनाउंस की गई थी। आज हम इसको अच्छे से पूरा 360 डिग्री एनालिसिस आपके लिए लेके आए। पॉलिसी के 5 सबसे बड़े टेक अवेज जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे और देखेंगे इसका इम्पैक्ट आपकी ईएमआई पे, इन्फ्लेशन पे, देश की ग्रोथ पे, बिजनेसेस पे और इन्वेस्टर्स पे कैसे पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। रोज रात में 8 बजे मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूं। जब जब बड़ी न्यूज आती है तब तो हम जरूर लाते हैं। जब भी आप इसको पढ़ें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी इसको पढ़ें, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपका क्या सोचना है इस ओपिनियन के बारे में, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा खुद का ओपिनियन फॉर्मेशन। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में आप सुनो, उसके हिसाब से आप अपना ओपिनियन फॉर्म जरूर करो, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आरबीआई मेंटेन्स स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब है जो चीज जैसी थी वैसी ही रही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, 6 मेंबर की कमेटी है। कई अलग वीडियोस में मैं इसके बारे में भी बता चुका हूं। पर एमपीसी ने वंस अगेन डिसाइड किया कि हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे। मतलब जो डिसीजन है ना, वो आरबीआई की स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट करता है कि आरबीआई की अभी भी स्ट्रैटेजी वही है जिसको बैलेंस करना है दो चीजों को, प्राइस स्टेबिलिटी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो आरबीआई के पास यही डायलेमा रहता है कि प्राइस स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन उतना ऊपर ना जाए और ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो उस सिलसिले में जो भी इस पर डिस्कशन हुआ है इसको धीरे धीरे हम डिस्कस करते हैं। कई सारे सेंट्रल बैंक्स ने अभी अग्रेसिवली टाइटनिंग भी की है। मैं आपको अगर दुनिया की बात करूं, टाइटनिंग का मतलब है रेट को बढ़ाना, क्योंकि उससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी टाइट हो जाती है। और कई सारों ने अग्रेसिवली लूज भी किया है ना, जहां जहां इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। पर आरबीआई ने अभी एक कैलिब्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट की है। वो कैलिब्रेटेड अप्रोच किस हिसाब से डिसाइड किया? डेटा के हिसाब से डिसाइड किया। तो इससे क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि भाई जो आरबीआई है ना, आरबीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? पॉलिसी शुड बी डेटा ड्रिवन। मतलब जैसे आप अपनी मॉक टेस्ट के मार्क्स देखते हो, उसके हिसाब से तैयारी करते हो, फिर रिवीजन करते हो, फिर रिकवर करते हो, फिर मॉक टेस्ट देते हो, वैसे ही आरबीआई डिसीजन लेगा, फिर डेटा देखेंगे, सीपीआई का डेटा और तमाम तरीके के डेटा और भी देते हैं। इमोशनल ड्रिवन नहीं है कि भाई इकोनॉमी प्राइस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है इसलिए रेट बढ़ा दो। पर उससे क्या होगा? जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, है ना, लोन कम लेंगे लोग, लोन महंगे हो जाएंगे, ईएमआई बढ़ जाएगी, तो कंट्रैक्शन आ जाएगा डिमांड साइड से, तो भी ग्रोथ हैम्पर होगी ना। तो इस वजह से एक इमोशनल डिसीजन न लेते हुए डेटा बेस्ड डिसीजन लिया गया। चलिए सबसे पहले समझते हैं। रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.25%, ये आपको याद रखना जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिससे कमर्शियल बैंक्स, है ना, कमर्शियल बैंक्स मतलब जो अपने एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, सारे फेडरल बैंक, मतलब इंडिया का हो, फॉरेन बैंक हो, प्राइवेट हो, सरकारी बैंक हो, सारे बैंक्स उस रेट पे आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। अब इसे रेपो रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रीपर्चेज रेट है, रेट ऑफ रीपर्चेज। मतलब जब ये पैसा लेते हैं तो सिक्योरिटीज देते हैं एज अ कोलेट्रल, और जब उन सिक्योरिटीज को वापस अगर आपको छुड़ाना है तो आपको उस रेट पे पैसा देना पड़ता है। इसीलिए हम उसे रेट ऑफ रीपर्चेज कहते हैं, क्योंकि बैंक्स अपनी ही सिक्योरिटी पहले गिरवी रखते हैं और फिर उसी को खरीदते हैं, ठीक है। तो अब इसी से इंटरेस्ट रेट जो कमर्शियल बैंक्स हैं शॉर्ट टर्म फंड्स आरबीआई से लेते हैं उसे हम रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पॉलिसी रेट भी है। पॉलिसी रेट मतलब इसी से सारी पॉलिसी बाकी की लिंक्ड होती है। पॉलिसी रेट का मतलब क्या है? क्योंकि हर दूसरा इंटरेस्ट रेट इसी से लिंक्ड है। इकोनॉमी में इवेंचुअली ये रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको एक सरल भाषा में समझाता हूं, पहले बोर्ड क्लियर कर लूं, ठीक है। मान लीजिए आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया रेपो रेट, तो क्या होगा? बैंक्स जो पैसा लेंगे आरबीआई से वो महंगा हो जाएगा।
जब बैंक्स को महंगा पैसा मिलेगा तो बैंक जो लेंडिंग करते हैं, मतलब बैंक उधार देते हैं, वो भी बढ़ जाएगी, वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगी। उससे क्या होगा, ईएमआई जो आप पे करते हो वो बढ़ जाएगी। अब ईएमआई बढ़ गई, सब बढ़ गई, आपकी इनकम फिक्स है मान लो शॉर्ट टर्म में, तो कंजम्पशन पे क्या असर होगा, है ना, कंजम्पशन स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे जितना आप कंज्यूम कर रहे थे उतना नहीं करोगे। और इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है, जब लोग कंज्यूम कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा और इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन मॉडरेट हो जाएगा। वहीं दूसरी और अगर आप देखो तो आरबीआई अगर इसको रिड्यूस करता तो क्या होता, रिड्यूस करता मतलब क्रेडिट सस्ता हो जाता बैंक के लिए भी। जब बैंक के लिए सस्ता हो जाता और हर बैंक भी इंटरेस्ट रेट गिरा देते, है ना, तो बिजनेसेस के जो लोन थे वो भी सस्ते हो जाते। उसके सस्ते होने से हाउस होल्ड, है ना, को भी चीपर लोन मिलता, घर का, कार का, इसका। तो उससे क्या होता है, स्पेंडिंग बढ़ती, है ना, जब स्पेंडिंग बढ़ती तो, है ना, लोग खर्चा करते तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती, उससे सपोर्ट मिलता, तो इस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता। पर इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, तो इसीलिए ना आगे बढ़ाया रेट ना कम किया, सिंपल सी चीज, ठीक है। तो अनचेंज का मतलब क्या है कि आरबीआई कह रहा है जो अभी अभी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, मॉनेटरी पॉलिसी की सेटिंग चल रही है, वो ब्रॉडली अप्रोप्रिएट है, मतलब अभी की सिचुएशन के हिसाब से सही है ना। मतलब आप इमेजिन करो, एक कार आप ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे, ठीक है। अब वो कार ड्राइव कर रहे हैं, मतलब रोड जो आने आने वाली है वो अनसर्टेन है, मान लीजिए आगे आपको फॉग दिख रहा है, धुंध है, ठीक है। अब एक स्किल्ड ड्राइवर क्या करेगा, ना तो तेज चलाएगा, है ना, और ना एकदम से ब्रेक मारेगा कि भाई देख के अरे फॉग है आगे रुक जाते हैं, नहीं। ड्राइवर एक स्पीड को मेंटेन करेगा कि इस स्पीड में मुझे विजिबिलिटी भी क्लियर है, प्लस इस स्पीड से मैं धीरे धीरे इस फॉग वाले पैथ से निकल भी जाऊंगा। आप समझ रहे हैं, ये एग्जांपल आपको अच्छे से क्लैरिटी देने में मदद करेगा, ठीक है। तो ड्राइवर एक स्पीड मेंटेन करेगा और कंटिन्यूसली रोड को ऑब्जर्व करेगा, वैसे ही आरबीआई मेंटेन कर रहा है और कंटिन्यूसली डेटा को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पॉलिसी स्टांस रिमेन्स न्यूट्रल। इसको सिंपल सा समझाता हूं, न्यूट्रल का मतलब क्या है। पॉलिसी स्टांस का मतलब है कि आरबीआई आगे फ्यूचर में क्या पॉलिसी डिसीजन ले सकता है, क्या आरबीआई का सोचना है ये। अब ये जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं ना, वो ब्रॉडली तीन पर्सपेक्टिव से होते हैं, है ना। पहला होता है एकोमोडेटिव, है ना, दूसरा होता है न्यूट्रल, और तीसरा होता है हॉकिश। हॉकिश मतलब समझ रहे हो, हॉकाई बोलते हैं ना, बिल्कुल पैनी नजर से नजर। एकोमोडेटिव का मतलब होता है ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, एकोमोडेटिव मतलब आगे अगर रूम हुआ तो हम रेट कट कर देंगे। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जो भी फ्यूचर एक्शन है वो डेटा पे डिपेंड करेगा, हम अभी से कुछ नहीं बता सकते, डेटा के हिसाब से बताएंगे, जो अभी चल रही है न्यूट्रल है। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो हो सकता है रेट भी बढ़ जाए, इन्फ्लेशन कम हो तो हो सकता है रेट भी कम हो जाए, और कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है हम इसी को मेंटेन करें आगे फिर। और हॉकिश का मतलब होता है कि यहां पर हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा, जो मैंने अब आपको रिलेशनशिप समझाया। मतलब अभी आरबीआई ने रिटेन किया है न्यूट्रल स्टांस को, तो आरबीआई क्या सिग्नल दे रहा है कि हाँ भाई फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट हाइक भी हो सकते हैं, है ना, फ्यूचर में रेट कट भी हो सकते हैं, पूरा डिसीजन डेटा पे ही डिपेंड करता है। अब न्यूट्रल क्यों मैटर करता है, न्यूट्रल स्टांस ना एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है आरबीआई को, आज से कुछ कमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब अगली मॉनेटरी पॉलिसी आएगी अक्टूबर के महीने में, हर 2 महीने में आती है। ऑल्दो बाय लॉ मिनिमम 4 बार आनी चाहिए साल में, बट 6 बार आती है, अच्छी बात है हमारे लिए। तो जो डिसीजन है ना वो एंटायरली डेटा पे डिपेंड करता है और ग्रोथ के क्या ट्रेंड है, ठीक है। अब न्यूट्रल क्यों मैटर करता है आप समझिए, जैसा मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब अगर ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल रहे, अगर इन्फ्लेशन आपको फूड में भी दिखा, या फिर ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट्स अभी भी अनस्टेबल रहे, मतलब इंडिया से कैपिटल बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है ना। अब कुछ अनपढ़ गवार लोग बोलते हैं कि अरे इंडिया इज नॉट अट्रैक्टिव इनफ, बहुत सारी चीजों से होता है बेटा, इंटरेस्ट रेट भी होता है उसमें, इन्फ्लेशन रेट भी होता है, बाहर कैसे इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, कहाँ कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना स्टेबलाइजेशन है, बहुत सारी चीजों पे कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज मेजरली उन्होंने बताई, ऑयल का प्राइस, फूड के प्राइसेस और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, कोविड 19 के बाद क्या हुआ था, कोविड 19 के बाद फेडरल रिजर्व ने रैपिडली इंक्रीज किए थे इंटरेस्ट रेट्स, मतलब फेडरल रिजर्व मतलब यूएस का सेंट्रल बैंक, जैसे यूएस का आरबीआई आप समझ लो। तो उन्होंने काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे,
है ना। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी यही चीज की थी, है ना, उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ाए थे। और कई सारी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी उन्होंने, उनको ये पता, उनको ये रिस्पॉन्ड करना पड़ा क्विकली कि किस तरह से हम हमारी जो आउटफ्लो है उसको रोक पाए, तो उनकी सारी करेंसीज पे भी प्रेशर आया था, है ना? अब अगला पॉइंट है, फाइनेंशियल ईयर 27 में जीडीपी फोरकास्ट को 6.7 तक ले आया, रेस किया, मतलब ये हमारी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है जीडीपी पे। अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो है ही बेटा, है ना। आरबीआई ने डिसाइड किया कि भाई जो ग्रोथ आउटलुक है वो बढ़ा हुआ हमको नजर आ रहा है। इसको मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं ताकि और अच्छे से आप समझ सको, ठीक है। 6.7% मतलब ये क्या बता रहा है, ये कॉन्फिडेंस बता रहा है इंडिया को, इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी पे। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन है, जैसे आप और हम रिटेल कंज्यूमर्स, है ना, वो स्ट्रांग रहने वाला है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करने वाली है, देख ही रहे हो आप, वंदे भारत, ब्रिज, मेट्रो, सब जगह कुछ ना कुछ बन रहा है। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर लूं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी एक्सपैंड हो रहा है, पीएलआई स्कीम देख लो, आत्मनिर्भर भारत देख लो, ये सारी चीज। फिर सर्विसेज की बात कर लूं तो सर्विसेज एक्सपोर्ट भी राइज पे है, बढ़ रहा है। फिर डिजिटल पेनिट्रेशन की बात करूं, मतलब डिजिटल इकोनॉमी, है ना, ई कॉमर्स, यूपीआई, ऑल दोस थिंग्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। फिर लास्ट आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब प्राइवेट कंपनीज, इंडिविजुअल्स और वो सारी चीज, तो ये भी बढ़ रहा है। तो ये सब रीजन की वजह से आरबीआई ने ग्रोथ फोरकास्ट को 6.7% तक एक्सपेक्ट किया है। हायर जीडीपी मतलब ज्यादा नौकरियां, है ना, ज्यादा कॉर्पोरेट प्रॉफिट, बेटर टैक्स कलेक्शन सरकार के पर्सपेक्टिव, और गवर्नमेंट के फाइनेंसेस भी स्ट्रांग रहेंगे, तो फिस्कल डेफिसिट को कम करने में भी मदद मिलेगी। अगर मैं पिछले, है ना, कुछ पास्ट फ्यू इयर्स की बात करूं तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। उसमें मोबाइल फोन सबसे ज्यादा है। अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, है ना, इससे चाइना को भी प्रॉब्लम है। फिर हम डिफेंस सेक्टर की बात कर लें तो हम डिफेंस में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। फिर डेटा सेंटर्स भी इंडिया में बहुत तेजी से बन रहे हैं, क्योंकि डेटा लोकलाइजेशन का एक कानून आया था, मतलब इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहेगा, चाहे वो फेसबुक यूज करे, यूट्यूब यूज करे, कोई भी करे, है ना। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में आप देखो, सोलर पे सब्सिडी देने पे हर आदमी अपनी छत पे सोलर लगवा रहा है, हर दूसरा तीसरा आदमी आपको मिल जाएगा। तो ये सब सेक्टर्स ना एक्सपैंड हो रहे हैं और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए, है ना, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया। चौथा बड़ा डिसीजन, है ना, इस सेंस में है अपना इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। 5% इन्फ्लेशन रेट, मतलब इन्फ्लेशन मॉडरेट है। मॉडरेट क्यों है? आरबीआई का टारगेट है 4% का, इस पे आरबीआई को फ्रीडम मिली हुई है 2% की, मतलब 2% ऊपर जा सकते हैं, 2% नीचे आ सकते हैं। तो अभी भी विद इन द बैंड है, मतलब 2% से 6% तक का बैंड है, 5% है। तो मतलब अभी क्यों है, रीजन क्या है इसका? क्योंकि इन्फ्लेशन मॉडरेटेड है। रीजन सबसे बड़ा, फूड की सप्लाई का हमारे पास, है ना, फूड सप्लाई आउटलुक अच्छा है। फूड सप्लाई पे आउटलुक का क्या मतलब है कि इन सिंपल सेंस, फूड सप्लाई हमारे पास सफिशिएंट है, बफर स्टॉक है, ये सारी चीजें। फिर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी उम्मीद है कि अच्छा रहने वाला है। उसका रीजन है खरीफ में भी हमने जैसे तैसे मैनेज कर लिया, जो भी फर्टिलाइजर की कमी हो रही थी, मैंने कई सारे वीडियोस पे भी बनाए हैं पिछले करंट अफेयर्स में, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का भी सप्लाई साइड इंटरवेंशन है ना, तो सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है। और जो डिमांड है स्पेशली डोमेस्टिक की, वो भी सही चल रही है। तो इन्फ्लेशन, आरबीआई का कहना है कि मीडियम टर्म में लगभग 4% के आसपास रह सकता है, ठीक है। तो सर सेंट्रल बैंक अभी भी कॉशियस है ना, ये सारी चीजें। तो आरबीआई का क्या मतलब है, यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी भी है, ग्रोथ भी है, और स्टांस भी न्यूट्रल है, मतलब आगे जाके कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आरबीआई तैयार है। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा, हाउस होल्ड की सेविंग भी बढ़ेगी, बिजनेस भी प्लान कर पाएंगे, और बोरोइंग कॉस्ट फ्यूचर में कम होगी, अफोर्डेबल होगी। अब मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन सडनली 8% जंप हो जाता तो फैमिलीज क्या करेंगी? डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को पोस्टपोन कर देंगी कि भाई पहले खाना पीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए स्टेबल इन्फ्लेशन है जो कि हमको ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। अब समझते हैं व्हाई नो रेट चेंज, ठीक है। अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में चीजों को और समझाता हूं। पहला है, फूड इन्फ्लेशन का रिस्क अभी भी है, मतलब सीपीआई पे अगर आप देखो तो मॉनसून का क्राइसिस, है ना। मॉनसून में मतलब ऐसा नहीं है कि मॉनसून में बारिश कम हो रही, इरेटिक रेनफॉल्स होती हैं, जहां होगी वहां बहुत ज्यादा होगी। आप देखो आसाम में, अपर आसाम में फ्लड आई हुई, कहीं कहीं बारिश ही नहीं हो रही है। तो ये इरेटिक रेनफॉल होती है अल्नीनो में। तो वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, है ना, हमेशा
कहीं ना कहीं प्राइसेस का प्रेशर टॉप पे पड़ता है। टॉप क्या है? टोमेटो, अनियन एंड पल्सेस। फिर आ जाते हैं वॉलेटाइल क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगेन वही सारी चीजें है ना, ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, फर्टिलाइजर का इशू है, एविएशन के रेट बढ़ गए, फ्लाइट के रेट्स आप देखो वो भी बढ़ गए, मैन्युफैक्चरिंग में चिप्स की कमी हो रही है। फिर उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स की बात कर लूँ या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सब में कहीं ना कहीं स्ट्रगल है ना। और ये वॉलेटाइल ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस आपको 2022 से देखने को मिल रहे हैं, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था। फिर आ जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी परसिस्टेंट, मतलब अभी तक चल रही है। परसिस्टेंट मतलब लंबे समय से चली आ रही है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, आप देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में जंग चली रही है। फिर जंग नहीं चल रही तो ट्रेड टेंशन चल रही है, जैसे यूएस और चाइना के बीच में चल रही है ना। फिर अगर वो चीज ठीक है तो सप्लाई चेन का डिसरप्शन चल रहा है। फिर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट अभी सभी जगह हाई है, इसलिए इंडिया में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए भी तो ग्लोबल कैपिटल हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी सबसे चीज, एक्सपोर्ट्स का भी धीरे धीरे डिक्लाइन देखा है हमने पिछले कई महीनों में, तो ग्लोबल डिमांड भी कहीं ना कहीं स्लो हो रही है। अब ये सारे अनसर्टेनिटी किस किस को अफेक्ट करेगी? इंडिया के एक्सपोर्टर्स को इफेक्ट करेगी, है ना। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेगी। यहाँ इंडिया में करेंसी मार्केट्स को, मतलब रुपी पे प्रेशर आएगा, और प्लस कमोडिटी पे भी ये बात आएगी, कमोडिटी प्राइसेस पे भी। तो ये एक्चुअली पूरा सिनेरियो जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो आरबीआई चोज टू वेट फॉर ग्रेटर क्लैरिटी। अब समझते हैं इंडियाज इकोनॉमी रिमेन्स रेजिलियंट, मतलब स्ट्रॉन्ग खड़ी है, डट के खड़ी है। अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी जितनी मैंने आपको समझाई, उसके बाद भी इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूज टू परफॉर्म वेल, है ना, रिलेटिवली वेल। अगर मैं आपको बात करूं मेजर इकोनॉमी से कंपेयर करें तो इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको भले ही चीजें ठीक लगे नहीं लगे, बट अगर आप दूसरी कंट्री अपने आसपास देखें, ऑयल प्राइसेस देखो, जापान में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, है ना, काफी हद तक इवन यूएस जिसके पास खुद का ऑयल खुद है, वहां भी प्राइसेस बहुत बड़े। फिर आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ये दोनों स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो एग्रीकल्चर अच्छा चल ही रहा है ना। इंडिया में कंजम्पशन वैसे ही है, कंजम्पशन की कोई कमी नहीं है। एक्सपोर्ट में अगर इशू आएगा, मतलब अगर मैं बात करूं, कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज 2% की ग्रोथ पे ग्रो हो रही है, इंडिया देखो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारे पास स्कोप भी बहुत है। पर कई सारी यूरोपियन इकोनॉमी का तो स्टैग्नेशन चल रहा है। फिर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की बात कर लें तो पीएलआई स्कीम जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सारी चीजें मैंने आपको बताई दी। फिर डोमेस्टिक डिमांड कंटिन्यूज टू सपोर्ट ग्रोथ, मतलब कोई माल अगर बाहर नहीं जा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो वो इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड ही उसको पूरा पूरा, है ना, एब्जॉर्ब कर जाएगी, क्योंकि देश में लोगों की इनकम बढ़ रही है ना, देश में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, देश में डिजिटल कॉमर्स बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन गांव गांव तक पहुंच गया, है ना। धीरे धीरे चीजें अलग अलग, ब्लिंकिट भी छोटी छोटी जगह भी खुल रहा है, ब्लिंकिट, जेप्टो, है। और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में भी ग्रोथ देखी गई है। जैसे आप टू व्हीलर की सेल देख लो, है ना, जब भी गांव में अच्छी इनकम होती है टू व्हीलर खरीदे जाते हैं, स्मार्टफोन खरीदे जाते हैं। डिजिटल पेमेंट्स के डेटा से आप देखो कहाँ से हो रही है, क्या हो रही है, कितना वॉल्यूम है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं, अगर आप डेटा देखोगे एचयूएल का, है ना, आईटीसी का देखोगे, इन सब का डेटा, रिलायंस रिटेल, डी मार्ट का डेटा देखो, तो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? इंडिया के डोमेस्टिक कंज्यूमर बेस से आ रहा है, और टीयर 2 सिटीज भी अच्छा एक्सपोजर दिखा रही है। एक्सपोर्ट्स रिमेन रेजिलेंट, मतलब अभी भी एक्सपोर्ट रेजिलेंट डट के खड़े हुए हैं, ग्लोबल हेडविंड्स चल रही हैं। इमेजिन करो आप एक नाव पे हो, नाव का झंडा आपका बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा है, चाहे हवा कितनी तेज चले। तो ये है, आईटी सर्विसेज अभी भी है, एआई का इम्पैक्ट है, मना नहीं कर सकते, बट फिर भी आईटी सर्विसेज अभी भी है। फार्मा में भी हमने ग्रोथ देखी है, इंडिया से दवाइयां जो जाती हैं, है ना। फिर इंजीनियरिंग गुड्स में देखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा है ना। डिफेंस इक्विपमेंट्स में तो इंडिया अच्छा कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, ब्रह्मोस का भी आपने पढ़ा होगा, इंडोनेशिया से यूएई भी बात कर रहा है ना। सुदर्शन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, है ना, एक डेमो दिया था, लाइव डेमो, आप उसको भी देख सकते हो। दुबई भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि ईरान से लगातार खतरा है उसको, तो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। मतलब पहले इंडिया में आईफोन सिर्फ इंपोर्ट होता था, अब यहीं बनता है और यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो ऑलमोस्ट 700 बिलियन पहुंच गए। तो इससे क्या, धीरे धीरे रुपया स्टेबलाइज हो जाएगा। अब आप में से कई लोग मुझसे बोलेंगे कि सर रुपये तो बहुत डाउन है। रुपये के डाउन होने का सिर्फ करेंसी प्रेशर नहीं होता, फंडामेंटल्स होते हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, इसीलिए रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल भी है, तो इसलिए हम, है ना, उतनी फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट हाई है।
तो इंडिया उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। जब 2013 में ऐसा हुआ था, जब रुपी गिरा था बहुत ज्यादा, 58 रुपीज से 65 तक पहुंच गया था, तब ग्लोबली इंटरेस्ट रेट उतने हाई नहीं थे, तो इंडिया ने फटाफट इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, जिससे ग्लोबल कैपिटल आ गई थी। उस वक्त डॉक्टर रघुराम राजन हमारे आरबीआई के गवर्नर थे। तो हर बार क्या सिचुएशंस अलग अलग होती है, कोई फैक्टर वर्क करता है, कोई नहीं करता। इसीलिए आपको समझदारी से डिसीजन लेना है जब भी आप आपसे अपना ओपिनियन पूछा जाए। करंट अकाउंट सपोर्टेड बाय सर्विसेज, है ना, सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड रेमिटांसेस। तो करंट अकाउंट पे भी हमारा ठीक ठाक रिकवरी है, आईटी एक्सपोर्ट्स और सारी चीजें बराबर कर देती है, कंसल्टिंग है, बिजनेस सर्विसेज है, रेमिटांसेस आ जाते हैं। ऑल्दो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद से, है ना, मिडिल ईस्ट से हमारे पास उतने रेमिटांसेस नहीं आ रहे थे। फिर बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो लिक्विडिटी एक्सपेक्टेड टू रिमेन कंफर्टेबल, मतलब बैंक के पास इतना पैसा है जिसको वो फंड कर सकते हैं, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं ना। तो क्रेडिट फ्लो में भी कोई इशू नहीं आएगा, है ना, स्टेबल मार्केट्स भी स्टेबल रहेंगे, और जो बैंक का काम होता है इंटरमीडिएशन, वो सही होगा। मतलब रेपो ऑपरेशन से भी फायदा होगा, रिवर्स रेपो है, वेरिएबल रेपो रेट है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑल दोस थिंग। मतलब लिक्विडिटी को आप इस तरह से समझ सकते हैं इकोनॉमी में, कि जैसे पानी फ्लो करता है ना इरिगेशन में, कैनाल में, है ना, जैसे खेत के पास पास आपने देखा होगा कैनाल्स रहती हैं, उससे पानी फ्लो करता है ना। अब इसमें से पानी फ्लो कर रहा है मान लें, तो अगर ड्रॉट होगी तो क्या होगा, पानी कम आएगा, सूखा पड़ेगा गर्मियों में आप देखो। पर अगर बारिश का टाइम है तो कैनाल्स में भर भर के पानी आएगा। तो आरबीआई क्या करता है, उनका नल घुमाता रहता है, आप समझ रहे हो, इस तरह से ये चीज है। तो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स हमारे हमारे बहुत स्ट्रांग है, इसलिए रुपया 95 पहुंच जाए, 100 पहुंच जाए, इकोनॉमी पे उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे आएगा, है ना। पर बात ये नहीं है कि हम आंख बंद करके किसी चीज को सपोर्ट करें, ठीक है। फिर आ जाते हैं की रिस्क और पॉलिसी आउटलुक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जाके क्या खतरा आने वाला है, मतलब अभी आरबीआई क्या है, आरबीआई ऑप्टिमिस्टिक है अभी, कि हाँ अभी रिस्क कम है, पर फ्यूचर में रिस्क बढ़ सकती है, ये सारी चीजें। पहला बड़ा रिस्क है अनइवन मॉनसून और पॉसिबल अल्नीनो। मतलब अभी तक जो भी वेदर प्रोडिक्शन थे ना, वो कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो गलत सही तो ठीक है, पर अभी कहीं कहीं तो बहुत बारिश हो रही है, फ्लड हो जा रहा है, और दूसरी जगह ये एल्नीनो होता है, एरेटिक रेनफॉल्स। अब एग्रीकल्चर हमारा हाईली डिपेंडेंट है इस चीज पे। अगर एग्रीकल्चर में प्राइस बढ़ा तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश की इकोनॉमी पे दिखेगा। अगर क्लोज टू नॉर्मल भी रही बारिश तो हम इसको पास कर जाएंगे आसानी से, क्योंकि ये नहीं हुआ तो मैंने कई वीडियो में समझाया भी है, क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। फिर जब फार्मर और रूरल एरिया में इनकम नहीं होती तो एफएमसीजी की सेल गिर जाती है, टू व्हीलर की सेल गिर जाती है ना, ट्रैक्टर्स नहीं बिकते। तो ये सारी चीजें रूरल इनकम को भी इफेक्ट करती हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, आई थिंक 2016 की बात थी या 15 की बात है, पुअर रेनफॉल की वजह से महाराष्ट्र में सोयाबीन की क्रॉप को अफेक्ट हुआ था। और पिछले साल पंजाब में फ्लड आए थे, तो उससे पूरा फ्लड की वजह से, एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से पैडी फील्ड पे अफेक्ट आया था। मतलब रेनफॉल जरूरी है, पर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है, ठीक है। फिर क्रूड ऑयल वॉलेटिलिटी ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। ओपेक में प्रोडक्शन डिसीजन में भी कॉन्फ्लिक्ट है, यूएई ने, है ना, एग्जिट भी किया। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो ही नहीं रहा है। यूएस का शेल जो है आउटपुट, उससे भी वॉलेटिलिटी बढ़ी है। ग्लोबल डिमांड भी ऊपर नीचे हुई, लोग स्टॉक भी रखने लग गए हैं, है ना, क्योंकि अब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो लोगों ने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बढ़ा दिए कंट्रीज में। वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, क्योंकि ये सिर्फ ऑयल को नहीं इफेक्ट करता, ये एलएनजी को भी करता है ना, जो हमारी खाने की गैस होती है वो भी है, शिपिंग कॉस्ट भी है, इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, भाई खतरा ज्यादा है शिप के डूबने का, अटैक होने का, तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपने प्रीमियम बढ़ा देंगी। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, एक इंसान अगर खराब आदतें हैं, सोता लेट है, स्मोक ड्रिंकिंग की हैबिट है, तो उसका प्रीमियम ज्यादा रहेगा, कि उसके चांसेस ज्यादा है ना। फिर ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन की बात कर लेते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन तो होता ही है, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, आप देखो कोविड-19 के बाद चिप की शॉर्टेज हो गई थी, तो लैपटॉप और ये सब चीज के प्राइस तब भी बढ़े थे, अभी भी बढ़े। फिर फ्रेश यूएस टैरिफ मेजर, ये भी है एक चीज। यूएस, मतलब मिस्टर ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं, तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है एक्सपोर्टर्स के मन में। पहले जो टैरिफ थे वो सिर्फ चाइना अटैकिंग थे, बट अगर आप देखो तो अब चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के अंतर्गत इंडिया, वियतनाम, मैक्सिको को ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है। और जो भी रिसेंट इश्यूज चल रहे थे, आपने देखा होगा एफसीआरए बिल और इस सब को लेके, तो कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते। तो आरबीआई का मैसेज क्लियर है कि इन्फ्लेशन Q3 में बढ़ने वाला है। Q3 मतलब अक्टूबर टू दिसंबर,
अक्टूबर टू दिसंबर 2026, ये होता है Q3, क्वार्टर 3। तो आरबीआई इसमें सीजनल फूड प्राइस का देने वाला वेदर रिलेटेड फैक्टर्स हैं, है ना, बेस इफेक्ट भी हो सकता है, पहले इन्फ्लेशन कम था, ईयर टू ईयर भी देखो तो, और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्योंकि ऑयल प्राइस और उसके लिए। फिर आ जाते हैं फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर पॉलिसी डिसीजन की बात कर लेते हैं। तो डेटा डिपेंडेंट डिसीजन लेंगे, मतलब इन्फ्लेशन का डेटा, जीडीपी का डेटा, ऑयल का डेटा, मॉनसून का डेटा, ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस का डेटा, एक्सचेंज रेट का डेटा, क्रेडिट ग्रोथ का डेटा, ये सब देख के होगा। फिर लास्ट पॉइंट है, आरबीआई रिमेन्स फोकस्ड ऑन प्राइस स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब आरबीआई का कहना सिंपल है कि आरबीआई कहता है हाई इन्फ्लेशन इवेंचुअली चीजों को कम कर देता है, जैसे कंजम्पशन को कम कर देगा, इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा, सेविंग कम हो जाएंगी, है ना, और इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है इकोनॉमी पे। तो आरबीआई का मतलब है, आरबीआई के कहने का मतलब है कि सस्टेनेबल होना चाहिए, ना कि शॉर्ट लिव्ड ग्रोथ हो। तो जो भी ग्रोथ हो वो, है ना, एक सस्टेनेबल वे में हो, ज्यादा उसमें अप एंड डाउन ना हो। मतलब एक डॉक्टर है, आप इमेजिन कीजिए एक डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है जिसको हाई फीवर है। अब वो इसको, फीवर तो ठीक है पेशेंट को, उसमें वो फोकस सिर्फ इस बात पे नहीं करेंगे कि कैसे टेम्परेचर को डाउन करें, बट डॉक्टर इन्फेक्शन पे भी काम करेंगे। सेम आरबीआई के साथ है, मतलब आरबीआई इमीडिएटली इन्फ्लेशन मैनेजमेंट करता है, बट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। आरबीआई का मतलब है पॉज फॉर नाउ, बट आगे सारी चीजें डेटा पे डिपेंड करती है। मतलब आरबीआई का सिंपल सा कहना है कि अगस्त 2026 की जो पॉलिसी थी ना, वो कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, मतलब हम ऑप्टिमिस्टिक हैं पर कॉशन भी है। तो इंडिया की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है ना, वो अभी भी रेजिलिएंट है, खड़ी हुई है। फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, फूड पे, ऑयल पे, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे, एक्सटर्नल रिस्क पे, उस सब पे। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन लिया जाएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं रात के 8 बजे। और आप इसको पूरा सिनेरियो को समझ के आपका क्या ओपिनियन है, क्या आरबीआई ने सही किया, ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।